हेलो फ्रेंड्स, मैं शशांक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वी स्टडी पे। चैप्टर हमारा चल रहा है ट्रांजिस्टर्स एंड एम्पलीफायर और आज का टॉपिक है ट्रांजिस्टर बाइसिंग। तो आगे शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल हमारा नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। तो क्या होता है ट्रांजिस्टर बाइसिंग? तो हमें सिंपल लैंग्वेज में ये समझना है कि ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए उसके संयोजकों को जब हम कांस्टेंट डीसी वोल्टेज से जोड़ देते हैं, जब ट्रांजिस्टर के संयोजकों को कांस्टेंट डीसी वोल्टेज से जोड़ देते हैं तो यही प्रक्रिया ट्रांजिस्टर बाइसिंग कहलाती है। ओके। और अगर हम सवाल ये उठता है कि अगर उसे हम कांस्टेंट डीसी वोल्टेज से नहीं जोड़ें तो मतलब कि अगर डीसी वोल्टेज हमारा कांस्टेंट नहीं हुआ तो क्या होगा? तो इससे दो तरह की प्रॉब्लम आती है। पहला कि अगर हमारा वोल्टेज स्टेबल नहीं रहेगा तो पहले तो ट्रांजिस्टर की इफ़िशियंसी घट जाएगी, मतलब दक्षता, उसके कार्य करने की क्षमता घट जाएगी। और दूसरा प्रॉब्लम ये होगा कि ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट होगा वो डिस्टॉर्टेड होगा। डिस्टॉर्टेड को हम समझेंगे विकृत या दूषित। ठीक है। डिस्टॉर्टेड का अर्थ होता है विकृत हो जाएगी, मतलब सही नहीं रहेगी, प्रदूषित रहेगी। ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाइसिंग मेथड। तो अब हो गया कि ट्रांजिस्टर का बाइसिंग तो हम समझ चुके हैं। अब बाइसिंग कितने तरीकों से की जाती है? तो बाइसिंग करने के मेनली 4 तरीके होते हैं, हमें बस इन 4 तरीकों को ही पढ़ना है। पहला क्या है? बेस रेसिस्टर बाइसिंग मेथड। दूसरा फीडबैक रेसिस्टर बाइसिंग मेथड। तीसरा एमीटर रेसिस्टर बाइसिंग मेथड। और चौथा वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग मेथड। तो इनमें से पहला है बेस रेसिस्टर बाइसिंग मेथड। तो अभी हमें यहाँ फिगर को थोड़ा गौर से देखना है। अब देखिए, हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ट्रांजिस्टर कहाँ लगा हुआ है। ये पार्ट ट्रांजिस्टर है। आप इस ट्रांजिस्टर को देख के बताइए ये एनपीएन है या पीएनपी, कमेंट में बताइए। अगर आपने पिछली वीडियो को देखा है तो आप समझ जाइएगा कि ट्रांजिस्टर को हमें कैसे पहचानना है कि वो एनपीएन है या पीएनपी। ओके, चलिए। तो पहला है हमारा बेस रेजिस्टर बाइसिंग मेथड। तो इसमें हमें क्या क्या याद रखना है? पहला, इस मेथड में डीसी सोर्स से एक हाई रेसिस्टर वैल्यू आरबी को जोड़ा जाता है। देखिए हमारा इनपुट सोर्स कहाँ पे, ये हमारा इनपुट सोर्स है और इससे ही एक हाई रेसिस्टर वैल्यू आरबी को जोड़ा गया है, हाई रेसिस्टेंस वैल्यू आरबी जोड़ा गया है। ओके। और दूसरा क्या होता है कि कलेक्टर सर्किट में एक लो रेसिस्टर वैल्यू आरएल जोड़ा जाता है। अब हमारा कलेक्टर सर्किट कहाँ है? देखिए ये हमारा कलेक्टर सर्किट है, ठीक है, और यहाँ पे हमें आरएल जोड़ा गया है, ये हमारा आरएल जोड़ा गया है। तो ये आरएल जो जोड़ा जाता है कलेक्टर सर्किट में, इसका काम क्या करता है? ये एक तरह से समझिए कि वोल्टेज को ड्रॉप कराने का कार्य करता है। किसके लिए? तो वोल्टेज ड्रॉप कहाँ कराएगा? ये वोल्टेज ड्रॉप कराएगा आउटपुट पे। ये आउटपुट के वोल्टेज को ड्रॉप कराएगा हमारे इनपुट की अपेक्षा। ओके। और तीसरा टर्मिनल बच गया हमारा एमीटर। एमीटर को क्या किया जाता है? एमीटर को सिंपली हम देख रहे हैं यहाँ पे अर्थ कर दिया गया है। अगर ये सिंबल कहीं पे आए, ये सिंबल अगर कहीं पे आए तो ये समझना है कि वो टर्मिनल अर्थ है। ओके, चलिए। नेक्स्ट हमारा है फीडबैक रेसिस्टर बाइसिंग मेथड। तो इसमें क्या समझना है हमें? पहला कि यह विधि जो है यह सेम टू सेम बेस रेसिस्टर बाइसिंग मेथड की तरह ही होती है, बस उससे ये थोड़ा सा उन्नत है, उससे डेवलप है। प्रोसेस वही रहता है, बस बेस रेसिस्टर बाइसिंग मेथड से ये फीड रेसिस्टर बाइसिंग मेथड थोड़ा सा डेवलप्ड रहता है। तो इसमें हमें क्या क्या याद रखना है कि यह विधि बेस रेसिस्टर बाइसिंग मेथड का एडवांस वर्जन है। जैसा कि मैंने बताया, ये बेस रेसिस्टर बाइसिंग मेथड का एडवांस वर्जन है। दूसरी बात क्या याद रखनी है? इसमें बेस रेसिस्टर बाइसिंग मेथड की तरह जो रेसिस्टर आरबी लगा हुआ था, इसमें भी एक आरपी कनेक्टेड है। कहाँ पे? बेस रेसिस्टेंस के पास। ये देखिए, ये हमारा आरबी यहाँ जुड़ा हुआ है बेस रेसिस्टर पे। ओके। अगला क्या याद रखना है हमारा? रेसिस्टर आरवी का वैल्यू कम रखा जाता है। अब देखिए इसका वैल्यू कम रखने का कारण है क्योंकि ये एक फीडबैक सर्किट है। फीडबैक सर्किट क्या होता है? फीडबैक से हम समझते हैं कि हमने कुछ काम किया, वो कैसा कर रहा है, ये हमें फीडबैक कौन देगा? जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये फीडबैक आप दीजिएगा मुझे। तो वही बात है कि यहाँ पे ये इनपुट जो आ रहा है तो आउटपुट अच्छा निकल रहा है या नहीं, ये फीडबैक कौन देगा? ये फीडबैक आउटपुट देगा।
इसीलिए इस रेसिस्टेंस को कम रखा जाता है और इसे फीडबैक रेसिस्टेंस बायसिंग मेथड कहा जाता है। यहाँ पे एक चीज़ हमें और समझने के लिए है जो मैं आपको बता देता हूँ, शायद आगे दिक्कत हो। यहाँ पे एक टर्म है VCC। ओके, ये VCC का मतलब बोलता है वोल्टेज अकॉर्डिंग कलेक्टर टू कलेक्टर। इसे याद रखिएगा, वोल्टेज अकॉर्डिंग कलेक्टर टू कलेक्टर। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा, इसमें जानना है कि इस सर्किट का ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबल होता है। बस ये याद रखना है, इस सर्किट का ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि एक फीडबैक सर्किट है। चलिए तीसरा हमें क्या याद रखना है, तीसरा टॉपिक है हमारा एमीटर रेसिस्टर बायसिंग मेथड। तो एमीटर रेसिस्टर बायसिंग मेथड में हमें क्या क्या देखना है, तो इस मेथड में बेस बायसिंग रेसिस्टर आरबी के अतिरिक्त एक रेसिस्टर आरई एमीटर तथा अर्थ के मध्य जोड़ा जाता है। अब देखिए, बेस रेसिस्टर जो आपका आरबी है, इस आरबी के अलावा देखिए आपका यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका आरबी है। ओके, यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गया हूँ, ये आपका आरबी है, ये आरबी है, याद रखिएगा ये आरबी है। इसके अतिरिक्त एक रेसिस्टर आरई, इसके अतिरिक्त एक रेसिस्टर आरई जो यहाँ पे है। ओके, ये आपका एमीटर तथा अर्थ के मध्य जोड़ा गया है। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारा एमीटर टर्मिनल है और ये हमारा अर्थ है, इस दोनों के मध्य हमारा आरई जोड़ा गया है। ओके, ये याद रखना है। और अगला पॉइंट क्या है कि यह सर्किट एमीटर फीडबैक बायसिंग सर्किट भी कहलाता है। अब देखिए, जैसे मैंने उसमें बताया था कि इस रेसिस्टेंस को का फीडबैक इसका आउटपुट देता था, उसी तरह ये एमीटर फीडबैक बायसिंग सर्किट है, तो ये रेसिस्टेंस इसका फीडबैक देगा। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग मेथड। अब इसे याद रखना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसमें स्टार लगा दिया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमें क्या क्या याद रखना है कि बेस बायसिंग रजिस्टर R1 और R2 को एमीटर सर्किट के साथ संयोजित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे बेस बायसिंग रजिस्टर जो आपका R1 और R2 है, इसे एमीटर सर्किट के साथ संयोजित किया जाता है। ये हमारा एमीटर सर्किट है, देखिए ये हमारा एमीटर सर्किट है, ये एमीटर सर्किट है। मैं फिर से अच्छे से दिखा देता हूँ, ये हमारा R1 है, ये R2 है और इसे जोड़ा गया है डायरेक्ट इस सर्किट से। ये हमारा एमीटर टर्मिनल है। ओके, दूसरा CE एमीटर बाईपास कैपेसिटर है। ये देखिए ये हमारा CE है, ये एमीटर बाईपास कैपेसिटर है। एमीटर बाईपास मतलब क्या हुआ, ये एमीटर से सटा हुआ है लेकिन उसे बाईपास करते हुए निकला है उस टर्मिनल के ऊपर से बगल से पैरेलल आ गया है। ये हमारा क्या है, CE कैपेसिटर टुवार्ड्स एमीटर। अगला क्या याद रखना है हमें, रेसिस्टर R2 के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर। अब देखिए रेसिस्टर R2 आपका कहाँ पे, ये रेसिस्टर R2, इसके विभवांतर पर, इसके सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर एमीटर को फॉरवर्ड बायस प्रदान करता है। अब इसके सिरे तो ये हैं, इसके सिरों पर जो भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो रहा है ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है एमीटर से, तो ये एमीटर को एक फीडबैक बायस प्रदान कर रहा है। इसे याद रखना है। ओके, कि ये रेसिस्टर मेरा R2 जो है, इसके सिरों पर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो रहा है ये एमीटर को एक फीडबैक बायस प्रदान करता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या याद रखना है, R1 तथा R2 से निर्मित वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बेस बायस को स्टेबल रखता है। अब R1 और R2 से जो निर्मित हो रहा है मेरा वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क, यहाँ पे देखिए ये R1 है, ये R2 है और यहाँ पे हमारा वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे हमारा वोल्टेज डिवाइडिंग मेथड काम कर रहा है। ओके, ये देखिए थोड़ा ब्राइफ है ये चैप्टर, लेकिन हमें उतना नहीं जानना है। यहाँ पे KVL का यूज़ किया गया है जो हमें नहीं समझना है। ओके, बस जो हमारे सिलेबस का है वो हमें जानना है। तो याद रखना है कि R1 और R2 से निर्मित जो वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क है वो बेस बायस को स्टेबल रखता है। ये हमारा बेस बायस है, इसे स्टेबल रखता है। और लास्ट टॉपिक हमें इसमें जानना है कि ये सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला बायसिंग मेथड है। इस विधि का प्रयोग सबसे अधिक बायसिंग के लिए किया जाता है, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग मेथड का। ओके, चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांजिस्टर के अनुप्रयोग।
इसका प्रयोग क्या क्या हो सकता है ट्रांजिस्टर का। तो पहला हमें जानना है कि यूजिंग ऑफ ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, ट्रांजिस्टर का प्रयोग हम स्विच की भांति कैसे कर सकते हैं। तो इसमें भी दो टर्म है, पहला है कट ऑफ मोड और दूसरा सैचुरेशन मोड। अब कट ऑफ मोड क्या है और सैचुरेशन मोड क्या है, पहले ये थोड़ा समझ लीजिए। कट ऑफ मोड क्या है, जिन लोगों ने थोड़ी बहुत बाइक चलाई होगी उन्हें पता होगा कि आजकल के बाइक में एक फंक्शन होता है कि आप जब भी उसमें सेल्फ स्टार्ट दाबिएगा उससे पहले आपके दाएं हाथ के पास एक स्विच होता है, उसे ऑन करना पड़ता है। वो ऑन कीजिएगा तभी आपका सेल्फ काम करेगा, अन्यथा गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ये बहुत से बाइक में फंक्शन होती है। तो वो ही फंक्शन हमारा कट ऑफ कहलाता है। ये पावर को कट ऑफ कर देता है सप्लाई से, ओके। और जैसे हम स्विच ऑन करते हैं पावर को रेगुलर कर देता है, सैचुरेशन मोड पे डाल देता है। चलिए, जब ट्रांजिस्टर के एमीटर कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस पर रखा जाता है तो ट्रांजिस्टर कट ऑफ कंडीशन में कार्य करता है। अर्थात क्या हुआ, जब हमारा एमीटर और कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस पे रखा गया है, रिवर्स बायस पे रखा गया है, तो हमारा यह जंक्शन कैसा काम करेगा, यह ट्रांजिस्टर कट ऑफ कंडीशन की तरह कार्य करता है। अब क्या होता है, इस कंडीशन में धारा का चलन ट्रांजिस्टर में नहीं करता। अब इस कंडीशन में देखिए, हम धारा का चलन ट्रांजिस्टर में नहीं हो रहा है, IC इज इक्वल टू 0 है, IB इज इक्वल टू 0 है, धारा का चलन कार्य नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, इस कंडीशन में हम कहते हैं हमारा ट्रांजिस्टर ओपन स्विच मोड में है। हमारा जो ट्रांजिस्टर है ये ओपन स्विच की तरह कार्य कर रहा है, ये उस मोड में है। किस मोड में, ओपन स्विच मोड में है, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा सैचुरेशन मोड। सैचुरेशन मोड क्या होता है, सैचुरेशन मोड होता है कि जब ट्रांजिस्टर के एमीटर एवं कलेक्टर को फॉरवर्ड बायस में जोड़ा जाए। अब देखिए, यहाँ पे हमारा एमीटर और कलेक्टर किस बायस में था, यहाँ पे हमारा रिवर्स बायस में था। लेकिन सैचुरेशन में क्या होता है, जब एमीटर और कलेक्टर को हम फॉरवर्ड बायस में जोड़ते हैं तो ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में कार्य करता है, ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में कार्य करता है, ओके। इसमें इस वक्त यहाँ पे एक धारा का वैल्यू रहता है। जब RB एवं RL का मान ऐसा हो कि VCE का वैल्यू 0 हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन मोड। फिर से सुनिए, जब RB एवं RL का मान ऐसा हो जाए कि VCE वोल्टेज अकॉर्डिंग कलेक्टर टू एमीटर का वैल्यू 0 हो जाए तो हमारा यह मेथड, यह हमारा किस कंडीशन में आ जाएगा, ये हमारा सैचुरेशन मोड में आ जाएगा, ठीक है। और इसी मोड पर ट्रांजिस्टर क्लोज स्विच जीरो रेजिस्टेंस की तरह कार्य करता है। मतलब हमारा स्विच ऑन है और जीरो रेजिस्टेंस है, मतलब धारा प्रवाह हो रही है, रेजिस्टेंस जीरो है और स्विच भी क्लोज है, तो धारा हमारी प्रवाह हो रही है, ओके। तो आज हम इतने पे ही रखेंगे, रेस्ट को कल देखेंगे। और अप्रॉक्स हमें लगता है कि अब एक और क्लास में ये खत्म हो जाएगा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ओके। तो आज इतना पे ही रहने देते हैं। और फिर से एक बार, चैनल नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, थोड़ा बहुत प्रोत्साहन हमें भी मिलता है, इसीलिए थोड़ी सी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।